हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित अगले तथ्य या अगले शासक को पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था आराम शाह, जो 1210 ईस्वी में शासक बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के एक इक्तेदार ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, नाम था उसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उससे दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी, दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक उसका शासन रहता है। कुछ किताबें जो है 1211 ईस्वी ही लिखती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस 1210 से 1236 तक, यानी 1210 से 1236 तक उसका शासन आप लोग मोटा मोटा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इतिहास है, ये 1210 से लेकर 1236 तक आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इल्तुतमिश जो था वो इलबरी वंश का था। इलबरी वंश का तुर्क सरदार था। और जो है इल्तुतमिश का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी होता है। ठीक है, उसके पिता जो है इलम खां थे और इलम खां एक जो है मतलब सरदार थे या सैनिक थे, इसलिए इल्तुतमिश का जीवन काल बहुत अच्छे से बीता है, बाल्यकाल बहुत अच्छे से ही बीता है। तो इल्तुतमिश जो है शुरू से ही अपने भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा रूपवान था, इसलिए भाइयों के लिए वह घृणा का पात्र बन गया। तो उसके भाइयों ने उससे इतनी घृणा की कि उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया किसी के हाथों। ठीक है, बाजार में जो है सद्रजहां नामक व्यक्ति के हाथों में उसने उन लोगों ने, उसके भाइयों ने बेच दिया। और वहां से एक व्यक्ति व्यापारी था जिसका नाम था जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा। चुस्तकबा ने उसे खरीदा और गजनी लाया तो जो है महमूद गजनबी ने उसे खरीद लिया, ऐबक के हाथों उसे खरीदवाया। तो इसलिए इसको जो मतलब क्या बोलते हैं, दासों का दास भी कहा जाता है, क्योंकि ऐबक ने इसको खरीदवाया था। ठीक है, गजनी लाया, मोहम्मद गौरी ने खरीदवाया था इसको, गजनबी नहीं, मोहम्मद गौरी ने खरीदवाया था गजनी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना दास बनाया था, इसलिए इसको दासों का दास भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इसका प्रारंभिक जीवन बहुत ही आराम से बीता, लेकिन आगे चलकर भाइयों की कटुता के कारण भाई इससे ज्यादा द्वेष रखते थे, इसीलिए इसे बेच दिया गया। और बेचा गया तो फिर ये एक शासक के यहाँ ही पहुंचता है। ठीक है, और काफी ये गुणी था, काफी जो है ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, चतुर था, जिसकी वजह से इसकी ख्याति धीरे धीरे फैलती गई। और इसने मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ या की सेना में काम करते करते एक अच्छे वहदे को प्राप्त किया। तो जब मोहम्मद गौरी था, ठीक है, जीवित था, तो उस समय इसे बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया गया था। और जब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है भारतीय क्षेत्र में, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो बदायूं के साथ साथ इसे ग्वालियर का भी इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इलवरी जाति का तुर्क सरदार था, यानी इलवरी जाति का था। और इलवरी वंश जो है इसी के कारण ही कहा जाता था, मतलब भारत में जो गुलाम वंश था उसको इलवरी वंश भी कहते थे। ठीक है, इल्तुतमिश के समय को या इल्तुतमिश के वंशजों को लेकर जो शासन सत्ता चलाई गई थी उसको इलबरी वंश भी कहा गया था। तो इससे संबंधित हम लोग जो है तथ्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और मुख्य तथ्य हैं, आप उसको नोट भी करते चलेंगे, हम बोर्ड पर आप लोगों की सहायता के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, पूरी बात नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग सुनकर भी उसे जो है लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन
इल्तुतमिश। ठीक है, शासक बनता है 1210 ईस्वी में और 1236 ईस्वी तक। वंश इसका क्या था? वंश था इलवरी, इलवरी वंश। ठीक है, यानी इसमें इसने किस वंश की नींव डाली? तो इसने डाली इलवरी वंश की नींव। इलवरी वंश था इसका। पिता कौन थे? इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता थे इलम खां, इलम खां। ठीक है, इसको खरीदा किसने था? खरीदा गया, किसके द्वारा खरीदा गया ये? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कुतुबुद्दीन एक दास था। किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दासों का दास, दासों का दास कहा जाता है। किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। गौरी के समय यह जो है क्या नियुक्त हुआ था? तो इक्तेदार। तो यह गौरी के समय बदायूं का इक्तेदार था। गौरी के समय बदायूं का इक्तेदार था, और ऐबक के समय यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यह ग्वालियर का इक्तेदार था। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है और बदायूं उत्तर प्रदेश में, वहीं अगल बगल हैं दोनों। ग्वालियर का इक्तेदार था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि गौरी के समय इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार नियुक्त हुआ था? तो बदायूं का। और ऐबक के समय में कहाँ का इक्तेदार नियुक्त हुआ था? तो ग्वालियर का इक्तेदार नियुक्त किया गया था। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद इसको और क्या कहा जाता है? इसको और क्या कहा जाता है इल्तुतमिश को? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है कि भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक। भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक। भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, फिर इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर को दिल्ली से स्थानांतरित की, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कोहराम से लाहौर स्थानांतरित की थी। तो ये अंतर है, थोड़ा सा याद रखना कि लाहौर को राजधानी किसने बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, और दिल्ली को राजधानी किसने बनाई? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का नाम आता है। ये दोनों आपको फैक्ट अलग अलग याद होने चाहिए। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने समय में कुबाचा को हराया था, यानी इसने कुबाचा को हराया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया था, और जो है कुबाचा को क्यों हराया था? क्योंकि कुबाचा ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद। ठीक है, और पंजाब पर वह आक्रमण करके पंजाब को हथियाना चाहता था। तो इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया था। कुबाचा ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और पंजाब पर अधिकार करने के लिए प्रयास रहा। ठीक है, तो कुबाचा किस क्षेत्र में था? तो आप कह सकते हैं पंजाब और लाहौर वाले क्षेत्र में था। ठीक है, तो इसने अपने आप को जो है स्वतंत्र शासक घोषित किया था। फिर अगला तथ्य निकल कर आता है कि इसने भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, यानी यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में
शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, अरबी के सिक्के चलाए थे। अब अरबी के सिक्के का मतलब पूरी तरह से अरबी भाषा में लिखा हुआ था, और अरबी भाषा में तथा अरबी मतलब अरब देश में जिस तरह से सिक्के ढाले जाते थे उसी तरह से उनकी ढलाई हो गई थी, हुई थी। तो सिक्के जारी किए थे, जारी किए थे। ठीक है, तो इसने तो ऐसे भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, तो क्या नाम आएगा? इल्तुतमिश का। ठीक है, और इनमें एक था टका, जो कि चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था। टका जो है ये चांदी का सिक्का था, और टका मध्यकालीन भारत में एक मानक सिक्का माना जाता था, यानी मध्यकालीन भारत में मानक सिक्का माना जाता था। मानक सिक्का, जैसे मानक सिक्का का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ मानक क्या है, तो मानक पैसा है, यानी 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। तो मानक अंततः कौन सा हो गया? 100 पैसा, यानी वही 1 रुपए के बराबर। तो यहाँ पे टका है। ठीक है, चाहे इसको जो है रुपए के रूप में मान सकते हो, मतलब उदाहरण के तौर पर, या पैसे के रूप में मान सकते हो। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें टका एक सिक्का था, और वो चांदी का सिक्का था, जो मध्यकालीन भारत में एक जो है क्या था, मानक सिक्के के रूप में जाना जाता था। एक दूसरा सिक्का था इसी के द्वारा जारी किया हुआ, और वो कौन था? जीतल, यानी इसने तांबे का जीतल भी चलाया था, तांबे का जीतल सिक्का भी चलाया था। तो सिक्का किसका होता था? तांबे का। ठीक है, और टका किसका होता था? तो चांदी का। तो इस तरह से ये 3-4 तथ्य और आपको नोट करने हैं, नोट कर लीजिए इसको। फिर भारत में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करी थी, यानी इसने भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी, ये शुरुआत की थी। ठीक है, तो इक्ता क्या था? ठीक, एक प्रकार की भूमि होती है इक्ता, मतलब नाम दे दिया जाता है इक्ता। इक्ता क्या था? तो इक्ता ऐसी भूमि होती थी जो किसी शासक के नियंत्रण में होती थी। ठीक है, यानी ये भूमि है, भूमि का प्रकार, और नियंत्रण किसका है? शासक का। लेकिन शासक इस भूमि को सैनिकों के उनके उत्कृष्ट कार्य के बदले उनके जीवन यापन के लिए देता था, यानी सैनिकों को प्रदान की गई भूमि, ठीक है, उनको वहां का इक्तेदार नियुक्त कर देते थे। एक जिले टाइप का होता था, और इसे इक्तेदार चलाते थे, यानी उस जिले का प्रशासन कौन चलाता था? तो इक्तेदार चलाता था। ठीक है, तो ये एक प्रकार की भूमि होती थी जिसे सैनिकों को दिया जाता था, और वो उस पर अपना खेती करवाते थे, कुछ भी करवाते थे, और उनका पूर्ण नियंत्रण उस पर होता था। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद शासक का उसका उस भूमि पर अंतिम नियंत्रण होता था। शासक अगर चाहता कि वहां के इक्तेदार को हटाकर किसी दूसरे को नियुक्त करना है तो वो कर सकता था। तो एक प्रकार की भूमि थी ये इक्ता, और यहाँ पर जो है राजा का, शासक का, मेन शासक का नियंत्रण होता था, पूर्ण नियंत्रण उसी का होता था। बात समझ में आ रही? तो इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद देखो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि ये इक्तेदार पहले ही नियुक्त हो गया था, तो नियुक्त हुआ था, लेकिन वो व्यवस्था प्रणाली लागू नहीं की थी। तो इसने देखा कि ये अच्छा है, अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है, कोई सैनिक, ठीक है, किसी जो है रण को, किसी विजय को या किसी युद्ध को बढ़िया से जीत लेता है, सरकार या शासक का फायदा होता है उसमें, जो धन लूट कर लाया जाता है, ठीक है, वो अत्यधिक है, तो शासक जो है खुश होकर
उस सैनिक को या उस सेनापति को कुछ भूमि का स्वामी बना देता था, जिसको क्या कहा गया, इक्ता कहा गया, इक्तेदार कहा गया। तो इक्तेदार की प्रॉपर शुरुआत करने वाला कौन था, यही था। बात समझ में आ रही। चलिए, इसके समय में एक लेखक थे, नाम था उनका जो है मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज, इसके समय में एक लेखक थे मिन्हास उस सिराज, और इनको संरक्षण दिया था किसने, इल्तुतमिश ने। मिन्हास उस सिराज को इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया था। संरक्षण दिया था। संरक्षण देने का मतलब है कि यह उनके दरबार में आता था, बैठता था। और इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, पुस्तक का नाम क्या है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये, मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है, तबकात ए नासिरी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर इल्तुतमिश ने भारत में ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, 40 गुलामों का एक दल संगठित किया, जिसे चालीसा दल कहा गया। 40 गुलामों का एक दल संगठित किया, जिसे चालीसा दल कहा जाता है। ठीक है, चालीसा दल तो हिंदी नाम हो गया, लेकिन इसको क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगामी। तो तुर्कान ए चहलगामी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। आपको यह याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है चालीसा दल में कौन लोग होते थे, 40 गुलाम कौन लोग होते थे, तो इसमें कौन कौन से हैं, तुर्क सरदार और अमीर। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने भारत में 40 तुर्क सरदारों और अमीरों को मिलाकर एक दल संगठित किया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा गया, और जिसे हम चालीसा दल के नाम से जानते हैं, चालीसा दल कहते हैं। तो एक चीज ये याद रखना है कि चालीसा दल क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो यह एक प्रकार की सैन्य टुकड़ी होती थी, एक प्रकार की क्या थी, सैन्य टुकड़ी होती थी। ठीक है, जो युद्ध के समय में या अन्य कार्यों में काम में लाई जाती थी। ठीक, तो इस तरह से भारत में चालीसा दल की शुरुआत करने वाला शासक कौन बना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश अर्थात इल्तुतमिश बना। बात समझ में आ रही। फिर इसने अपने जीवन में एक काम बहुत बेकार किया था। उसने उस समय, मतलब हालांकि इसके अनुसार वो अच्छा ही काम था, लेकिन इसने उस समय अपने किसी पुत्र को उत्तराधिकारी ना चुनकर, इसके 4 बेटे थे और एक पुत्री थी, तो पुत्री योग्य थी, ठीक है, रजिया। तो इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, तो अब ये देखो, दिल्ली सल्तनत में एक चीज और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इल्तुतमिश एक ऐसा पहला शासक बना दिल्ली सल्तनत में, जिसने उत्तराधिकार के आधार पर, ठीक है, शासक बनाने की प्रथा की शुरुआत की। यानी शासक को नियुक्त करने की प्रथा की शुरुआत जो है उत्तराधिकार के आधार पर किसने की, इल्तुतमिश ने की। यानी आप कह सकते हैं कि वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा को शुरू करने वाला शमसुद्दीन इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत में। ठीक, तो जो है आज के लिए इतना ही। रजिया सुल्तान को हम लोग कल पढ़ेंगे
और कल इल्तुतमिश से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी रहेंगे, हम उसको आपके सामने रखेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप अपना सुझाव ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने बात को लिखें और कहाँ से सुधार किया जा सकता है, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए जो हमारा डिस्कशन वाला क्लास है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं आपसे जो है लाइव आकर, उसको ज़रूर, उस सेशन को ज़रूर अटेंड करें क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप अपने सोच के अनुसार उत्तर देंगे। हम उसमें ऑप्शन बताते हैं, ओरली बोलते हैं और आप सुनकर उत्तर देते हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे हुए हैं तो पढ़ लिए हैं उस टॉपिक को, तो निश्चित रूप से आपको उत्तर देने में आसानी होती है और प्रसन्नता भी होती है कि हाँ, आप पढ़े हुए हैं और उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में रजिया सुल्तान को लेकर तथा उनसे संबंधित जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी बातें रही हैं उनको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।